तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो फेंगाओ जो था अपने मैच को जीत जाता है और जहाँ पर ब्लड लाइन कंपटीशन को जीतने के बाद वो विनर बन जाता है और वो सभी लोग इस बात को मान लेते हैं कि अब ये फैंग फैमिली का कचरा नहीं है बल्कि फैंग फैमिली का जीनियस है। और उसके डैड भी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है और मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यांग मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग फैमिली के लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यूलन कॉन्टिनेंट में हम दोनों फैमिलीज की सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि वैन फैमिली वालों के पास भी स्पेशल बच्ची है जबकि दूसरी तरफ से फैंग फैमिली वालों के पास फेंगाओ है। मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर बहुत ही जल्दी बहुत ही महान जीनियस बनने वाले हैं। वैनसिन के पास स्पेशल फिजिक है और साथ ही उनके पास अब एक हाई ग्रेड की येलो जॉन टेक्निक भी आ चुकी है जबकि दूसरी तरफ से फैंग फैमिली वालों के पास भी 2 हाई ग्रेड की टेक्निक्स है और उसके साथ साथ उनके पास फैंग घाव है जो कि जीनियस है। मास्टर जैंग दूसरे एल्डर से पूछते हैं मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। तो उनमें से एक छोटी फैमिली के एल्डर से कहता है कि तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि वैन फैमिली के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वैन फैमिली के साथ युन फैमिली और युन फैमिली के साथ हम लोग बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। एक दूसरे एल्डर से कहते हैं और ऊपर से हम लोग फैंग फैमिली के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकते क्योंकि फैंग फैमिली और उस मिस्टीरियस मास्टर के दरमियान में रिलेशनशिप पता नहीं क्या हो सकता है कि वो उनका इंसेस्टर हो जहाँ पे इंसेस्टर्स का कोई रिलेटिव हो और हम में से कोई भी यहाँ पर उस मिस्टीरियस मास्टर को गुस्सा दिलाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। मास्टर हु चिल्लाकर उनसे कहते हैं तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हो कि हम लोग बस चुपचाप मुंह बनाकर यहाँ पर देखते रहे जो भी यहाँ पर हो रहा है। मेरा बेटा इस वक्त बिस्तर के ऊपर पड़ा है, उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी है। मास्टर जैंग उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर फैंग फैमिली से निमटना पड़ेगा और फैंग फैमिली से निमटने की हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो सबसे पहले हम लोग फैंग घाव को मार डालते हैं। अगर फैंग घाव को मार डाला तो उसके बाद हमारे लिए फ्यूचर की प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी। तो कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर फैंग घाव को मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, हमें यहाँ पर तुम्हारी पूरी सपोर्ट करेंगे, तुम जो करना चाहते हो वो करो। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे फैंग घाव का दिखाया जाता है। फैंग घाव जंगल में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर बड़ी आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा था उसी के साथ उसे कुछ महसूस होता है जैसे कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए वहाँ पर से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो एक असैसिन को वहाँ पर भेजा गया होता है उसे मारने के लिए। तो वो असैसिन उसके ऊपर अटैक कर रहा था और उसे कहता है देखो तो जरा लड़के, तुम बहुत ज्यादा छोटे हो लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे रिएक्शंस कितने ज्यादा फास्ट हैं। तुमने यहाँ पर मुझे आता हुआ देख लिया लेकिन इतना काफी नहीं। और इसी के साथ ही वो असैसिन आगे बढ़ता है और उसको जाकर गर्दन से पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे लगा था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर मेरे हाथों से बच जाओगे और क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछने के लायक हो कि मैं कौन हूँ और क्यों यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मानो फेंगा उसकी बात सुनने के बाद उसका हाथ पकड़ता है और साथ ही गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है। तो वो असैसिन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने यहाँ पर तुम्हें मारने की सुपारी दी है और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब को पूरा करने वाला हूँ तुम्हें मारकर। फेंगा इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर सर्च को रिलीज करता है उसी के साथ ही वो असैसिन भी काफी हैरान होता है। तो वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। वो उसके ऊपर एक पंच मारता है लेकिन इसी के साथ असैसिन पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है कि लड़के तुम्हारे पास भी काफी सारी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारा फेंगा सामने से गायब हो चुका होता है। वो वहाँ पर धुएं का स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है और इसी के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। असैसिन कहता है तो ये लड़का यहाँ पर काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर इस लड़की को मरा हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्यूचर में उनसे आगे निकल जाएगा। चाहे जो भी हो मुझे तो अपना काम पूरा करना ही है, मुझे इस लड़की को मार नहीं होगा। वो उसे वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के तुम कहाँ पर जाकर छुप गए हो, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। जितना ज्यादा तुम आसानी से मेरे सामने आ जाओगे उतनी ज्यादा आसान मौत मिलेगी वरना तुम्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत मिलेगी। फेंगा एक ही अटैक के बाद जख्मी होकर एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और कहता है मैं इस बंदे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर बार बार अपनी फार्माकोफिया को यूज करते हुए अपनी बॉडी को भी रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी बॉडी फुली रिकवर हुई भी नहीं दिन के कॉम्बिनेशन की वजह से। अगर मैं यहाँ से और ज्यादा आगे भाग कर गया तो इस असैसिन को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर छुपा हुआ हूँ और उसके बाद ये बड़ी आसानी से मेरे पर अटैक कर सकता है। इसके साथ ही वो कहता है कि लिटिल मास्टर तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन उसकी लिटिल मास्टर बाहर नहीं आती यानी कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती। तो फेंगाओ कहता है कि लिटिल मास्टर भी यहाँ पर नहीं आ रही, मुश्किल वक्त में ये भी मेरा साथ नहीं दे रही, तो लगता है ये मुझे खुद ही करना होगा। तो अब मुझे यहाँ पर खुद ही सब कुछ करना होगा क्योंकि मेरा बासु यहाँ पर फुली रिकवर होने के करीब पहुंच चुका है और मैं यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर चांस ले ही सकता हूँ। तो वो असैसिन कहता है कि वो कहाँ पर चला गया, मुझे यहीं पर उसे ढूंढना होगा, वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसके साथ ही असैसिन को वहाँ पर साइड के ऊपर एक पेड़ के पीछे से उसका बाजू दिखाई देता है। तो वो कहता है लगता है कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है। तो असैसिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के तुम्हारा छुपना बेकार गया है, तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मरना ही था। तो वो बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन असल में हमारे फेंगाओ ने अपनी जैकेट उतारकर वहाँ पर अली के साथ लटका दी होती जिसकी वजह से उसे लगा कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है। तो वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की ट्रिक्स खेलने की। तो वहाँ पर उसकी तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है क्योंकि मानो फेंगाओ यहाँ पर अपनी टाइगर अजूरे फ्रेम अजूरे ड्रैश को यूज करने वाला है। तो असैसिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका प्रेशर तो काफी ज्यादा महसूस हो रहा है जैसे कि ये अपने लेवल से हाई लेवल की टेक्निक को यूज करने वाला है। तुम्हारा फेंगाओ उसके ऊपर स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। वो अजूरे टाइगर पाम को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक ब्लास्ट होता है। तो फेंगाओ कहता है कि मुझे
मुझे यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए ये करना ही पड़ेगा। मुझे इसको यहाँ पर इसी ब्लो में खत्म करना होगा क्योंकि मैं दोबारा इस स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो फेंग गाओ के उसके ऊपर अटैक करने के बाद वहां पर से धमाके का सीन जब हटता है तो वहां पर दिखाते हैं कि असैसिन उस पेड़ के साथ खड़ा होता है, एक पेड़ के साथ खड़ा होता है और साथ उसका मास्क भी आधा टूट चुका होता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो कहता है जरा देखो तो इस लड़के का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, अगर मैं यहाँ पर इस लड़के के अटैक को अच्छी तरह से ब्लॉक नहीं करता तो मैं भी यहाँ पर मर चुका होता। तो असैसिन उसे कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हारी बॉडी अभी इस लायक नहीं है कि तुम इस तरह के अटैक को अपनी बॉडी के अंदर से रिलीज कर सको, वरना यहाँ पर तुम मुझे मार डालते, चाहे तुमने यहाँ पर कितने पावरफुल अटैक को क्यों ना यूज किया हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो एंड के ऊपर मैं यहाँ पर इस बैटल को जीतने वाला हूँ कि तुमने यहाँ पर जिस अटैक को यूज किया उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में है और अगर तुम यहाँ पर इसी तरह से इस जंगल में रहे तो फिर भी तुम वैसे ही मारे जाओगे, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें अगली दुनिया में भेजने दो। फेंग गाओ चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरी लाइफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इसको कैसे खत्म करना चाहता हूँ या फिर इसको कैसे जीना चाहता हूँ। इस सारी जिंदगी सभी लोग मुझे यही कहते रहे कि मैं कचरा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम्हारे अंदर वाकई में एबिलिटीज हैं कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मेरे पीछे आ जाओ, मुझे फॉलो करो। और मैं फेंग गाओ जो होता है वो सामने जंगल की तरफ चलना स्टार्ट करता है, तो वो प्रोहिबिटेड जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है जिसे डीमन फॉरेस्ट भी कहते हैं। वो असैसिन सोच रहा होता है कि ये कहां पर जा रहा है, आखिर ये लड़का उस तरफ क्यों जा रहा है जहां पर डीमन फिश माउंटेन है, डीमन बीस्ट माउंटेन या डीमन फॉरेस्ट की तरफ, वहां पर तो बहुत सारे पावरफुल डीमन बीस्ट रहते हैं। क्या इसे लगता है कि इस हालत में वहां पर जाकर सर्वाइव कर पाएगा? मैं कोई इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि जो कि इसके पीछे जाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम पागल हो गए हो, तो क्या तुम वहां पर जाकर मरना चाहते हो? यहीं पर आ जाओ, अगर मरने का शौक है तो फिर मेरे हाथों से मर जाओ। असैसिन कहता है कि लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इसके बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि ये लड़का बहुत ही बुरी हालत में है और वहां पर बीस्ट इसे मार डालेंगे, तो यही समझ लेता हूँ कि जब मर गया और वापस जाकर उनको बता देता हूँ कि मैंने उसे मार दिया है। और इसी के साथ ही में वापस का सीन दिखाते हैं जैंग फैमिली का, जहाँ पर वो असैसिन वापस जाता है और जाकर मास्टर जैंग को इस बारे में बताता है। तो मास्टर जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के तुम यहाँ पर एक अप्रेंटिस नाम के लड़के को भी नहीं हैंडल कर पाए और तुम कहते हो कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिशनर राम में हो। उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको बहुत ही बुरी तरह जख्मी करता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मास्टर जैंग अपने लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें पूरे जंगल को आसपास से घेरना होगा ताकि वो उस माउंटेन से वापस ना आ सके, और अगर वो यहाँ पर जिंदा बचकर आ भी जाता है उन सारे मॉन्स्टर्स के हाथों से तो वहां पर से जैसे वो बाहर निकलेगा उसे उसी वक्त मार डालना। मैं नहीं चाहता कि वो लड़का उस माउंटेन से जिंदा बाहर निकले। तो उसी तरफ हमें माउंटेन का सीन दिखाते हैं, डीमन फॉरेस्ट का सीन दिखाते हैं, जहां पर हमारा फेंग गाओ आगे की तरफ चलता जा रहा था और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा चलकर आगे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बंदा मेरा पीछा नहीं कर रहा, तो क्या मैं यहाँ पर रेस्ट कर सकता हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर नीचे गिर जाता और कहता है कि मैं यहाँ पर अभी मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। तो उसके गिरने के साथ इसी के साथ उसे सामने एक डीमन बीस्ट दिखाई देता है, एक डीमन बीस्ट जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जब वो डीमन बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो फेंग गाओ की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि फार्माकोफिया की एनर्जी होती है और साथ उसकी लिटिल मास्टर भी वहां पर बाहर निकल आती है। जब लिटिल मास्टर वहां पर बाहर निकलती है तो वो सभी डीमन बीस्ट उसे देख के वहां पर से डर कर भाग जाते हैं। लिटिल मास्टर बाहर निकलने के बाद कहती है तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर इस बार तुम्हारी मदद जरूर करूंगी कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तो मास्टर होने के नाते एक बार तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे फेंग गाओ को जहाँ पर और क्या मिलने वाला है, क्या वो इस डीमन बीस्ट माउंटेन को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं।